नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं आज की नई वीडियो और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो आज का हमारा रहेगा, जिससे कई सारे क्वेश्चंस एसटेट, सीटेट और काफ़ी सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम देखने की कोशिश करेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस टॉपिक से, और मेन पॉइंट जो हैं उन्हें हम एक बार रिवाइज करेंगे ताकि हम इजीली इस टॉपिक को कवर कर सकें। तो साथियों बने रहिए वीडियो में। तो हमारा टॉपिक है अधिगम, ठीक है, लर्निंग, रोल ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहले हम अधिगम देख लेते हैं कि सीखना, अधिगम, सीखने को ही अधिगम कहते हैं और सीखना पूरी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से ही सीखना प्रारंभ करता है और जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता है, ठीक है। अपनी आवश्यकता के ऊपर वो सीखना घटता बढ़ता रहता है इस तरीके से। तो सिंपल सी बात कहें, सीखने को ही अधिगम कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक भाषा में सीखने को ही अधिगम कहा जाता है, लर्निंग कहा जाता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, लर्निंग होता क्या है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। अधिगम से अभिप्राय अभ्यास या अनुभवों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया से है। देखो, अनुभवों, ये अभ्यास या अनुभवों से व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे ही अधिगम कहा जाता है, ठीक है। प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन को ही अधिगम या सीखना कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अधिगम की परिभाषाएं कुछ दी हुई हैं जो वुडवर्थ ने दी है। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है, ठीक है। और स्किनर के अनुसार प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं, इस तरीके। फिर क्या दिया हुआ है, सीखने के प्रमुख प्रकार। तो टाइप्स ऑफ लर्निंग दी है। सामान्यतः दो प्रकार का अधिगम होता है, गत्यात्मक अधिगम और दूसरा होता है संज्ञानवादी अधिगम, ठीक है। तो सबसे पहले गत्यात्मक अधिगम को देख लेते हैं, क्या होता है गत्यात अधिगम। तो गत्यात अधिगम क्या है, सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है गत्यात्मक अधिगम। गत्यात्मक अधिगम है जब भी व्यक्ति शारीरिक रूप से गतिशील या कर्मेंद्रियों के द्वारा अधिगम करता है तो इसे गत्यात्मक अधिगम कहते हैं। इसे पेशीय अधिगम भी कहते हैं। कर्मेंद्रिय अधिगम, क्रियात्मक अधिगम, गामक अधिगम, मूर्त अधिगम, यांत्रिक अधिगम नामों से भी जाना जाता है। यह अधिगम की प्रक्रिया शरीर से मस्तिष्क की तरफ चलती है, ठीक है। शरीर से मस्तिष्क की तरफ चलती है यह प्रक्रिया। तो इस तरीके से ये यांत्रिक अधिगम नामों से भी इन्हें जाना जाता है। इस अधिगम की प्रक्रिया को शरीर से मस्तिष्क की तरफ चलती है ये अधिगम की प्रक्रिया, ठीक है। कौन सी, गत्यात्मक अधिगम। फिर सेकंड नंबर पे है संज्ञानवादी अधिगम। तो संज्ञानवादी अधिगम समस्या समाधान अधिगम कहलाता है, ठीक है। ऐसा अधिगम जो व्यक्ति को ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मस्तिष्क में हुआ हो और किसी भी समस्या का हल करते हुए सीखा जाए, ठीक है। जो इस तरीके से क्या होता है, ये मस्तिष्क से शरीर की तरफ चलती है अधिगम की प्रक्रिया। जैसे इसमें तो जो पहले था गत्यात्मक अधिगम में क्या था, एग्जाम्पल में जैसे साइकिल चलाना, पियानो बजाना, क्रिकेट खेलना, टाइप करना। और इसमें क्या है, और इसमें क्या दिए हुए हैं, निबंध लिखना, गणित की समस्याओं का समाधान करना, चिंतन करना, योजना बनाना, भाषण देना, ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं संज्ञानवादी अधिगम में, ठीक है। अच्छा, फिर हमने अधिगम के प्रकार तो पढ़े हैं दो, ठीक है। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे भी हुए कि जिन्होंने, किसी ने 4 भी बताए, किसी ने 5 भी बताए, किसी ने 6 भी बताए। तो इस तरीके से ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है गैने का, RM गैने। इनसे यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ये जो मनोवैज्ञानिक थे इन्होंने कितने बताए थे, इन्होंने बताए थे 8 प्रकार, ठीक है। अधिगम के कितने प्रकार बताए, सीखने के इन्होंने 8 प्रकार बताए थे, किसने, गैने ने। और इनकी एक पुस्तक है जो फेमस बुक है इनकी, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए द कंडीशंस ऑफ लर्निंग बुक किसकी है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग बुक किसकी है, ये है GM गैने की, RM गैने की, ठीक है। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग किसकी बुक है, गैने की। गैने ने सीखने के कितने प्रकार बताए हैं, 8 प्रकार अधिगम के। और इन्होंने 8 प्रकार जो दिए हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या दिए हैं। अब देखो क्वेश्चन कहाँ से बनता है कि गैने ने दिया है ये सीखने का, ये 8 प्रकार दिए हैं, तो ये किस तरीके से शुरू होता है। देखो, जो बच्चे का सीखने का अधिगम की जो प्रक्रिया शुरू होती है वो इन्होंने गैने के द्वारा ये बताया गया है कि सांकेतिक सीखना होता है सबसे शुरुआत में,
फिर उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, सरल श्रृंखला का सीखना, शाब्दिक साहचर्य सीखना, विभेदीकरण सीखना, संप्रत्यय सीखना, नियम सीखना, और लास्ट में होता है समस्या समाधान सीखना। तो सबसे ज़्यादा जो जरूरी है ये पहला वाला है और लास्ट वाला है। क्वेश्चन किस तरीके से पुट किया जाता है कि गैने ने जो सीखने के 8 प्रकार बताए हैं उनमें सबसे पहली स्टेज कौन सी है, सबसे पहला प्रकार कौन सा है, तो ये बोला जाएगा सांकेतिक सीखना। ठीक है, सांकेतिक सीखना सबसे पहला और सबसे लास्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहला वाला और सबसे लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, बाकी ये याद तो सारे ही होने चाहिए क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है इनमें से गैने द्वारा अधिगम का कौन सा प्रकार नहीं दिया गया। तो ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होता है। सांकेतिक सीखना पहला है और लास्ट वाला है समस्या समाधान सीखना। इनसे दो से क्वेश्चन मोस्टली बनता है कि पहला स्तर कौन सा है, पहला जो प्रकार दिया है वो कौन सा दिया है सांकेतिक सीखना, और लास्ट का प्रकार कौन सा दिया है समस्या समाधान सीखना। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसमें से पुटअप किया जाता है, बहुत बार मैंने क्वेश्चंस देखे हैं इसमें से। अब देखते हैं हम सीखने के या अधिगम के सिद्धांत, थ्योरीज। ये जो इंपॉर्टेंट है भाई, थ्योरीज ठीक है, किस किसने दी हैं कैसे कैसे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत। तो सबसे पहले बिहेवियरिस्ट थ्योरीज दिए हैं। ठीक है, अधिगम के व्यवहार सिद्धांतों को अधिगम का संबंधवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, कनेक्शनिस्ट थ्योरीज। तो आगे देखते हैं इनमें से। अब हम ये देखते हैं कि व्यवहारवादी सिद्धांत जो दिए हैं वो किस किसने दिए, थॉर्नडाइक ने दिए हैं, पावलोव ने दिया है, स्किनर ने, हल और तथा गुथरी के अधिगम के सिद्धांत मनोविज्ञान के संबंधवादी वर्ग के सिद्धांत हैं। ठीक है, ठीक है भाई, ये इतना याद होना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे हम देखते हैं इनमें व्यवहारवादियों में कौन कौन आता है, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, हल, गुथरी, ये सब व्यवहारवादियों में आते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे संज्ञानात्मक सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरीज। पहला कौन सा हो गया व्यवहारवादी, फिर दूसरे होते हैं संज्ञानात्मक वाले। ठीक है, संज्ञानात्मक में सबसे पहले मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण, संकेतीकरण, वर्गीकरण, समस्या समाधान, सृजन, कल्पना, स्वपन इत्यादि जानना ही संज्ञानात्मक है। ठीक है, को जानना ही संज्ञानात्मक है। स्मरण, संकेतीकरण, वर्गीकरण, समस्या समाधान, सृजन, कल्पना, स्वपन इत्यादि को जानना ही संज्ञानात्मक है। ठीक है, अब देखते हैं हम संज्ञानात्मक सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में उद्देश्य, समझ व सूझ की भूमिका पर अधिक जोर देते हैं। ठीक है, ये उद्देश्य, समझ और सूझ की भूमिका पर जोर देते हैं। तो ये देख लेते हैं कि भाई इनमें है कौन कौन संज्ञानात्मक सिद्धांत में, कॉग्निटिव थ्योरीज में। तो इनमें है देखो अंतर्दृष्टि अधिगम, और ये टॉलमैन, लेविन, गेस्टाल्टवादी इसी में है। ठीक है, गेस्टाल्ट जो संप्रदाय है ये भी, गैने, बंडुरा, ये सब किस में आते हैं, संज्ञानात्मक वर्ग में आते हैं। ठीक है, यहाँ से बस इतना ही है। देखो भाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम व्यवहारवादियों में किसको पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक को। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, थॉर्नडाइक, और थॉर्नडाइक ने कुछ मुख्य नियम दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले थॉर्नडाइक ने दिया है तत्परता का नियम। ठीक है, तत्परता के नियम में, तत्परता का नियम जिसे कहते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या कहता है, इस नियम का तात्पर्य यह है कि यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार हैं या तत्पर हैं तो हम उसे अतिशीघ्र सीख लेते हैं। तो क्या कहा जाता है कि अगर हम किसी कार्य को करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं, तत्पर हैं, हमारे अंदर उतावलापन है उस काम को करने के लिए, तो हम उसे बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, एक घोड़े को पानी पिलाने के लिए जबरदस्ती तालाब तक ले जाया जा सकता है, परंतु उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जब घोड़ा पानी पीने के लिए तत्पर होगा तब ही तालाब से पानी पिएगा। जब उसे लगेगा कि हाँ मैं पानी पीने की उसमें हूँ, तभी वो पानी पिएगा। जैसे हमें भूख नहीं लगी हो और बार बार हमसे कहा जाए कि भाई खाना खा। जब भूख नहीं लगेगी तो कहाँ से खाना खाएंगे, जब भूख लगेगी तो हम खुद खाना खाने बैठ जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से तत्परता का नियम काम करता है। और जैसे हम टॉपिक से भी कनेक्ट कर सकते हैं, हम किसी टॉपिक को जानने के लिए उत्सुक हैं, भाई हमें इसके बारे में जानना है, तो हम उसे जल्दी सीख पाएंगे, जल्दी उसके बारे में जानकारी जुटा पाएंगे। अगर नहीं सीखना चाहते, हमारे मन में नहीं है कि नहीं भाई हम नहीं सीखना चाहते, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो सीखने का मुख्य नियम इसमें थॉर्नडाइक का पहला मैंने बता दिया तत्परता का, दूसरा है अभ्यास का, और तीसरा प्रभाव का नियम होता है। ठीक है, अभ्यास का नियम देखते हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो इस नियम को हम क्या कहते हैं, उपयोग व अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। ठीक है, ये मुख्य नियम बता रहा हूं मैं। मुख्य नियम जो दिए हैं थॉर्नडाइक ने वो 3 दिए हैं मुख्य नियम। ठीक है, मुख्य कितने दिए हैं, 3 दिए हैं, और गौण दिए हैं 5, गौण नियम जो है। ठीक है,
तो उपयोग और अनुपयोग का नियम किसको कहा जाता है? अभ्यास के नियम को। ये भी याद रखना भाई, कहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात कही है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। इसका मतलब है कि अभ्यास करते करते मूर्ख भी विद्वान बन जाता है, और होशियार से होशियार बच्चा अगर वो पढ़े नहीं, वो अभ्यास नहीं करे, तो वो नहीं पढ़ पाता सही तरीके से। और लास्ट जो है मुख्य नियम में तीसरे नंबर का, वो है प्रभाव या परिणाम का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट्स, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं। संतोष और असंतोष का प्रभाव का नियम जो है, लॉ ऑफ इफेक्ट्स को हम संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है, ठीक है, जो हमारे लिए मतलब ठीक रहता है, जो हमारे लिए हितकर है, या जिससे हमें सुख और संतोष मिलता है, भाई हम उसी कार्य को तो करेंगे, ठीक है ना, जिससे हमें कोई परिणाम मिले जो हमारे हित में हो। हम एग्जाम की तैयारी करते हैं, किस लिए करते हैं? क्योंकि वो हित में है भाई। हम जॉब लेने के लिए तो तैयारी करते हैं सभी, ताकि जॉब मिल जाए और हमें उससे सुख और संतोष मिले, इस वजह से ही तैयारी करते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं प्रभाव का नियम या परिणाम का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो थॉर्नडाइक के द्वारा अब देखते हैं आगे कुछ गौण नियम, अन्य नियम दिए गए हैं, ठीक है। मुख्य 3 दिए थे, मैंने बता दिए हैं, फिर दिए इन्होंने गौण नियम। तो ये सबसे पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम, दूसरा है आत्मीकरण का नियम। इनको बस ये याद रखना, इनके नाम। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे आता है कि इनमें से कौन सा मुख्य नियम नहीं है, तो वो 3-4 ऑप्शन दे देगा, एक उसमें से ऐसा दे देगा जो उसमें से नहीं होगा या होगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, ठीक है, ठीक है भाई। फिर तीसरा है इसमें मनोवृत्ति का नियम, और चौथा है आंशिक क्रिया का नियम, और लास्ट वाला कौन सा होगा? साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो ये 5 नियम तुम्हें याद होने चाहिए। ये तो हैं गौण नियम, और मुख्य नियम 3 दिए हैं, तो 3 में मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है। अब हमने थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ा, व्यवहारवादी हैं, ठीक है। 3 नियम मुख्य पढ़े और 5 गौण नियम पढ़े थॉर्नडाइक के। अब हम थॉर्नडाइक के बारे में देखते हैं, इन्होंने क्या किया, किस पे प्रयोग किया अपना, तो इनके बारे में पूरी जानकारी देखते हैं। थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, ठीक है, संबंधवाद का सिद्धांत दिया किसने? थॉर्नडाइक ने, ये याद रखना। तो इसमें से देखो ये याद रख सकते हैं, 1874 से 1949 का इनका टाइम रहा था। सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया थॉर्नडाइक ने। और एनिमल इंटेलिजेंस इनका प्रमुख शोध का शीर्षक था। अमेरिका से बिलोंग करते थे, पशुओं पर इन्होंने प्रयोग किए। और इनका जो संबंधवाद का सिद्धांत है, उसको दूसरा नाम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, एसआर सिद्धांत भी कहते हैं, एसआर थ्योरी, ठीक है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1913 में किया था इन्होंने, 1913 में, ठीक है। संबंधवाद सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है, एसआर थ्योरी भी कहा जाता है, एसआर सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि इस जो सिद्धांत दिया है इसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी, अगर इंग्लिश में आ जाता है तो बिल्कुल ईजी रहेगा, ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहा जाता है। और यहाँ से 2 पॉइंट और तुम्हें याद रखने हैं, और यहाँ से इनका एक चीज़ और देख लेते हैं। उद्दीपक और अनुक्रिया जो सिद्धांत इन्होंने बताया है, इसके बारे में और देख लेते हैं। उद्दीपक और अनुक्रिया होता क्या है? उद्दीपक, स्टिमुलस, ये क्या होता है? वह वस्तु या स्थिति जो किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, उसे उद्दीपक कहते हैं। जो भी वस्तु या स्थिति है जो भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है, उसे उद्दीपक कहते हैं। जैसे भोजन, पानी, लक्ष्य, ठीक है। जैसे हम तैयारी करते हैं तो हमारा लक्ष्य, मेन मोटिव क्या होता है, उसकी वजह से ही तो हम प्रेरित होते हैं करने के लिए। या पानी पीने जाना है तो पानी के लिए, और भोजन के लिए भोजन, ठीक है। अनुक्रिया क्या होता है? रेस्पॉन्स, आर, उद्दीपक के अनुसार किया जाने वाला कार्य अनुक्रिया है। जैसे भोजन को खाना, पानी को पीना, और या लक्ष्य जैसे हमारा पढ़ाई, नौकरी लेना है तो उसके लिए पढ़ाई करना, तो ये सब क्या है? अनुक्रिया हैं। और उद्दीपक जो मैंने पहले बता दिए हैं, ठीक है। और थॉर्नडाइक एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे, और इन्होंने जो प्रयोग किया था बिल्लियों पर और चूहों पर किया। मछलियां और मुर्गियां दे रखी हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यही है, बिल्लियों पर और चूहों पर ये आता है। थॉर्नडाइक ने किस किस पर प्रयोग किया अपना, ठीक है भाई। इतना ही आता है थॉर्नडाइक से, ये याद रखेंगे बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं इसमें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो छिपे हुए हैं, जो मैंने बताए हैं तुम्हें, तो इनको एक बार बिल्कुल रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन पक्का आना है इन टॉपिक्स में से जो मैं करा रहा हूँ। व्यवहारवादियों में दूसरे नंबर पे पॉवलोव ने दिया कौन सा? क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत।
और इसको इंग्लिश में कहें तो थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। देखो भाई, ये सिद्धांत ही आता है डायरेक्ट। ये एक थॉर्नडाइक वाला भी आता है जो मैंने अभी तुम्हें कराया है। कौन सा? संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। फिर आता है क्वेश्चन थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी, इस तरीके से आता है। तो इसको देखो कैसे कनेक्ट करोगे। क्लास, यहाँ से क्लासिकल से क्लास लोगे, कंडीशनिंग से कंडीशन लोगे। ठीक है, क्लास की कंडीशन क्या है कि भाई क्लास में कंडीशन क्या है, हमें लव नहीं करना। पावलोव से क्या लोगे? लव। क्लास की कंडीशन ये रहती है स्कूल्स में कि कोई भी लव नहीं करेगा क्लास में। ठीक है, इस तरीके से तभी तो पढ़ाई हो पाएगी भाई। तुम लव के चक्कर में पड़ जाओगे तो पढ़ाई कहाँ से हो पाएगी? ठीक है ना। तो यही है क्लास की कंडीशन, ये है कि भाई कोई भी क्लास में लव नहीं करेगा। तो पावलोव का सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव ने दिया। ठीक है, इस तरीके से इसे कनेक्ट कर लेना, याद रखना है बस हमें क्या करना है। लेकिन अन्यथा मत लेना इन चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ, मैं बस कनेक्ट करके बता रहा हूँ ताकि तुम याद रख पाओ। तो इनको ये अलग अलग नाम ये भी दिए गए हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, परंपरा अनुबंध का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत। तो ये इतने सारे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और 1904 में ये दिए थे उन्होंने, पावलोव ने। ठीक है, इतने ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना ही इंग्लिश में याद कर लीजिए। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है? पावलोव ने दी है। क्लास की कंडीशन क्या है? लव नहीं करना है। फिर क्या दिया? पावलोव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है। बस ये और याद रख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। पावलोव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है, ये याद रखना बस, और कुछ याद। और एक चीज़ याद रखना कि पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया है? वो कुत्ते पर किया है। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया? स्वाभाविक अनुक्रियाएं जो जन्मजात होती हैं, इसके बारे में कुछ बताया, और अस्वाभाविक क्रियाएं जो अर्जित और मनोवैज्ञानिक होती हैं। ठीक है, स्वाभाविक क्रियाएं क्या होती हैं? जो जन्मजात होती हैं, और अस्वाभाविक अनुक्रियाएं क्या होती हैं? जो अर्जित या मनोवैज्ञानिक होती हैं, वातावरण से। देखो फिर सेकंड नंबर पे दिया है, स्किनर का है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। देखो, स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। अब इसको भाई कैसे याद रख पाओगे? ठीक है, स्किनर तो इस तरीके से करो कि स्किनर में से नर निकालो। नर मीन्स आदमी से कनेक्ट करो इसे। ठीक है, आदमी। ऑप यहाँ से आधा निकालो, और रेंट को रेंट बनाओ। आर ई एन टी होता है रेंट, जो किराए पे कमरा लेते हैं, आर ई एन टी होता है। और ऑप को बनाओ ऑफ। ठीक है, ऑप को बनाओ क्या? ऑफ। ऑप को बनाना है ऑफ, और रेंट को बना आर ए एन टी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, रेंट। ठीक है, या आर ए एन टी लिख लो, कोई नहीं, हमें तो ट्रिक बस कनेक्ट करना है कि हमें बस याद रहे पेपर में। देखो, ऑफ रेंट, ऑफ रेंट है ये, ऑफ रेंट कह रहा हूँ मैं। ठीक है, कंडीशनिंग, कंडीशन है। क्या चीज़ की कंडीशन है? कि भाई ऑफ है रेंट, कमरा मतलब ऑफ है, हम नहीं देंगे भाई, ऑफ है रेंट के लिए, नर रहेंगे, तो ये कंडीशन है। अगर कमरा हमें किराए पर देना है तो ये कंडीशन है कि ऑफ रहेगा रेंट के लिए, नर के लिए, आदमियों के लिए कमरा नहीं देंगे। ठीक है, और या ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो कि अगर आदमी आदमी रहेंगे, नर नर कमरे पर रहेंगे, कोई भी किराए पर लेगा तो उसमें ऑफ मिलेगा रेंट पर, रेंट के लिए। ठीक है, कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा, ऑफ दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो, ये कंडीशन है। अगर तुम परिवार के साथ में रहने आ रहे हो तो भाई तुम्हें पूरा किराया देने पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे बालक बच्चे भी साथ में आएंगे। अगर तुम अकेले अकेले आ रहे हो, ठीक है, अकेला आदमी कोई भी रहेगा, तो उसके लिए क्या है? ऑफ रहेगा रेंट के लिए, रेंट में थोड़ा सा ऑफ देंगे, रियायत देंगे। ये कंडीशन है मकान मालिक की। ठीक है, तो फिर इसके बारे में ये देख सकते हैं, इनको क्या क्या नाम दिए गए हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये स्किनर है। ठीक है, क्रिया प्रसूत ये भी याद रखना, क्रिया प्रसूत हिंदी में है और इंग्लिश में तुम्हारे ये बिल्कुल इजी पड़ेगा। ठीक है, और इसको सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, आर एस सिद्धांत भी कहते हैं, आर एस थ्योरी भी कहते हैं। इस तरीके से याद रख लेना। और इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो किया था भाई चूहे पर। किस पर प्रयोग किया इन्होंने अपना? चूहे पर किया था। किसने? स्किनर ने पहले किया था चूहे पर, फिर इनका दूसरा प्रयोग हुआ था कबूतर पर। ठीक है, चूहे पर भी किया और कबूतर पर भी किया। फिर जो इन्होंने अपने उसमें
फिर इन्होंने जो अपने उसमें बताया है स्किनर ने, ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया है, पुनर्वलन के बारे में और बताया था कि क्योंकि बिल्ली इस पर जो प्रयोग किया है इन्होंने, तो इसमें क्या बताया है, चूहे और कबूतर पर किया है। तो सतत इन्होंने 4 प्रकार के पुनर्वलन और बताए, सतत पुनर्वलन, लगातार पुनर्वलन दिया जाना। फिर बताया इन्होंने आंशिक पुनर्वलन, तो आंशिक कभी पुनर्वलन दें और कभी नहीं। और अनुपात पुनर्वलन, कार्य के अनुपात में पुनर्वलन दिया जाना चाहिए, ये बताया। और अंतराल पुनर्वलन, समय के अनुसार पुनर्वलन, ठीक है। ये काम जैसे तुम्हें कोई काम सौंपा गया है, तुमने वो काम कर दिया तो उसमें पुनर्वलन दिया। इसमें कभी दे देते हैं आंशिक वाले में, कभी नहीं देते। सतत वाले में लगातार पुनर्वलन देना पड़ता है और अंतराल वाले में समय के अनुसार पुनर्वलन दिया जाता है। और एक चीज और याद रखना, पुनर्वलन का सिद्धांत जो दिया वो हल ने दिया। पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया, ये दिया हल ने तुम्हारा पुनर्वलन का, ठीक है, ये और याद रख लेना। फिर नेक्स्ट है हल का प्रवलन सिद्धांत, हल्स रेनफोर्समेंट थ्योरी। सीखने के प्रवलन सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के क्लार्क सी हल ने किया, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, व्यवहारवाद के सिद्धांत, ठीक है। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है, ठीक है। आवश्यकता की प्रक्रिया, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। और ये जो सीखने के पुनर्वलन के देने के आधार जो हैं वो दो प्रकार के हैं, सतत और आंशिक। सतत वाला जो दिया जाता है, ये आंशिक वाला दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, अनुपात और अंतराल के द्वारा, ठीक है। इसमें निश्चित फिक्स भी है और परिवर्तीय वेरिएबल्स भी हैं, और ये अंतराल वाले में इसी तरीके से इसमें भी है, ठीक है। फिर तुम्हारा नेक्स्ट है समीपता अनुबंधन या स्थानापन्नता का सिद्धांत। तो सब्स्टिट्यूशन थ्योरी, ये एडविन गुथरी ने दी है, ठीक है। किसने दी है, समीपता का गुथरी ने दिया है, ठीक है, ठीक है भाई। और ये इन्होंने भी खरगोश पर प्रयोग किया था, ये खरगोश का है। ये तो हमारे हो गए व्यवहारवादी वाले, ठीक है, व्यवहारवादी वाले कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर, अब हमें देखने हैं अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत, ठीक है। किसके, अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत देखने हैं। तो अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांतों में क्या है, सबसे पहला गेस्टाल्ट सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का अधिगम का सिद्धांत, ये कहते हैं इनसाइट लर्निंग थ्योरी। ये शॉर्ट है बिल्कुल, ये याद रख लोगे तो बिल्कुल ईजी है, ठीक है। और देखो इसे कनेक्ट कैसे करना है, हमें याद रखना पड़ेगा भाई ये सिद्धांत दिए किस किसने हैं और किस तरीके, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस किसने ये सिद्धांत दिए हैं और ये कनेक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको ये अलग अलग नाम दिए गए सीखने के सिद्धांत को, गेस्टाल्ट सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, सोच का सिद्धांत। लेकिन एक चीज़ याद रखो, इनसाइट लर्निंग थ्योरी। इनसाइट लर्निंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, ये गेस्टाल्टवादियों के द्वारा दी गई है, जिसमें कोहलर, कोफा व वर्दीमर थे, ठीक है, 3 व्यक्ति थे। पर मेन माना जाता है इनसाइट थ्योरी किसको, सूझ का सिद्धांत किसने दिया, ये कोहलर को माना जाता है मोस्टली। तो कैसे याद रखोगे, कोहलर में से हल लो, हल बीच में से हल ले लिया, हल किसी भी समस्या का, ठीक है, हम या तो अंतर्दृष्टि मतलब बहुत गहराई से उसके बारे में सोच विचार करें, सूझ बनाएं कोई किसी तरीके की, तभी तो पता चलेगा। इनसाइट मतलब भीतरी तरीके से देखें, अंदर झांक करके देखें उस चीज़ में, तभी तो उस चीज़ का हल मिलेगा। तो इस तरीके से ये को हल, ठीक है। और जो एक चीज़ और पॉइंट है, और जो गेस्टाल्टवादी जो ये थे कोहलर, कोप्पा और ये वर्दीमर, ठीक है, इन्होंने अपना प्रयोग किया था चिंपैंजी, बंदर पर किया था, चिंपैंजी पर। किस पर किया था, चिंपैंजी, और नाम चिंपैंजी का था सुल्तान, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। उस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान, ठीक है, वन मानुस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। फिर संज्ञानात्मक में तुम्हारा जीन पियाजे आ जाता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, ये याद रखेंगे, ये मैंने करा। फिर तुम्हें याद रखना है ब्रूनर का संरचनात्मक सिद्धांत, ठीक है, ये भी कभी आ जाता है। संरचना या चना कौन खाता है, ब्रूनर, नर खाते हैं, या संरचना ब्रूनर, ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट कर लेना। शिक्षा की प्रक्रिया नामक पुस्तक दी, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ये पुस्तक भी दी थी किसने, जेरोम एस ब्रूनर। फिर नेक्स्ट है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ये बंडूरा ने दिया। सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है, किसने दिया, सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दिया, बंडूरा ने। और देखो सामाजिक अधिगम किस तरीके से कनेक्ट करोगे, सामाजिक, जब हम सामाजिक रहेंगे, अधिगम आपस में मिलकर करेंगे समाज के रूप से, ठीक है। तो
हमारे अंदर क्या बनेगी, बॉन्ड अच्छी बनेगी। तो बॉन्ड से मैं बॉन्ड बना देता हूँ इसको, ठीक है, बंडूरा, इस तरीके से याद करना है ना हमें। तो बॉन्ड क्या बनेगी हमारी, अच्छी बनेगी, क्योंकि हम सामाजिक रूप से सही रहेंगे, किसी के साथ में बैठेंगे उठेंगे फिरेंगे, अपने यार दोस्त मनाएंगे, तो हम सामाजिक रहेंगे ना, सामाजिक अधिगम, तो वो उसमें क्या है, अच्छी बॉन्ड बनेगी हमारी सभी के साथ में, ठीक है। और ये अल्बर्ट बंडूरा थे कहाँ से, कनाडा से। एक चीज़ और याद रखेंगे कि बंडूरा की एक बुक थी, पुस्तक थी, सोशल फाउंडेशंस ऑफ थॉट एंड एक्शन, सोशल फाउंडेशंस ऑफ थॉट एंड एक्शन, ये भी याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट दिया है तल रूप या क्षेत्र सिद्धांत, क्षेत्रीय सिद्धांत किसने, कर्ट लेविन ने दिया। इसका ज़्यादा इतना है नहीं, इन्होंने जीवन में वातावरण को अधिगम का आधार माना है, वातावरण को जीवन अधिगम का आधार माना है। फिर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि चिन्ह अधिगम सिद्धांत किसने दिया, ये टॉलमैन ने दिया, ये याद रख लेना, बस इतना ही। चूहों बंदरों पर प्रयोग इतना खैर नहीं पूछा जाता है, लेकिन इतना ये जरूर याद रखना कि चिन्ह अधिगम सिद्धांत किसने दिया, ये टॉलमैन ने दिया है। फिर नेक्स्ट है अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, ये अमेरिका के थे, कार्ल रोजर ने दिया, कार्ल्स रोजर्स ने, ठीक है। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत कार्ल रोजर्स ने दिया, ठीक है। कैसे याद रखोगे, अनुभव, हर रोज अनुभव होते हैं, रोज, हर रोज, काल से कल बना लेना, रोज, रोज कल, आज कल, मतलब इस तरीके से अनुभव मिलते रहे, रोज अनुभव मिलते हैं, नए नए अनुभव रोज मिलते हैं, अनुभव और रोज, ठीक है, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट है सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत, सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है, जॉर्ज ए मिलर। तो इसको कैसे कनेक्ट करोगे भाई, सूचना जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें ऐसे नहीं बता सकता, मैं तुम्हें फ़ोन पे नहीं बता सकता, मैं तो तुम्हें उस सूचना को मिलकर बताऊंगा। तो इस तरीके से कनेक्ट कर लेना, मिलकर मैं बताऊंगा, जॉर्ज ए मिलर, ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं। सूचना को, जो सूचना की प्रक्रिया है, ठीक है, जो भी आगे प्रक्रिया है उसकी सूचना मैं तुम्हें मिलकर दूंगा, वैसे नहीं बताऊंगा। फिर हम करते हैं अधिगम के वक्र, ठीक है, कर्व्स ऑफ लर्निंग। कर्व्स ऑफ लर्निंग में हम देखेंगे तो अधिगम के जो वक्र होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के, ठीक है। पहला होता है धनात्मक, दूसरा होता है ऋणात्मक अधिगम वक्र, तीसरा होता है सरल रेखीय अधिगम वक्र, और चौथा होता है एस आकारीय अधिगम वक्र। तो हम सबसे पहला देखते हैं धनात्मक अधिगम वक्र, जिसे कॉनकेव कहते हैं, कॉनकेव कर्व, ठीक है। इसे उन्नतोदर भी इस तरीके से कहते हैं। ऐसा अधिगम वक्र जिसमें अधिगम की दर प्रारंभ में तो धीमी होती है, ठीक है, देखो जैसे ये है, मैं ये बता देता हूँ, और बाद में तीव्र होती चली जाती है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, धनात्मक अधिगम वक्र या वर्धमान शिक्षण वक्र कहते हैं। तो देखो ये टाइम है, टाइम बढ़ता जा रहा है, और ये क्या है, लर्निंग, इधर की साइड देखो टाइम बढ़ता जा रहा है, यहाँ से देखो कम टाइम था तो कम लर्निंग हुई थी, इस तरीके से टाइम बढ़ता जा रहा है, इधर 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 ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, ये टाइम बढ़ता जाएगा इधर साइड में, और इधर साइड में ऐसे चलते चलते चले जाएंगे, तो लर्निंग बढ़ती चली जाएगी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये होता है। ये वक्र होता है तुम्हारा कौन सा, धनात्मक अधिगम वक्र, जिसे कॉनकेव कर्व कहते हैं, ठीक है। कॉनकेव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इस तरीके से जब इसे आगे मिलाएंगे इस तरीके का ये वो बन जाएगा, ठीक है, ऐसे, इसलिए कॉनकेव कहते हैं। और कॉन्वेक्स मैं दूसरा बताऊं। फिर दूसरे नंबर पे हमारा ऋणात्मक अधिगम वक्र, जिसे कॉन्वेक्स कर्व कहते हैं, ठीक है। ये इसमें क्या होता है कि अधिगम की दर प्रारंभ में तो तीव्र होती है, लेकिन बाद में धीमी होती चली जाती है, ठीक है। तो देखो ये समय है, इधर टाइम है, इधर सीखना है, देखो क्या हुआ, इस तरीके से हम बढ़ते चले गए, पहले सीखने की गति क्या थी, ज़्यादा थी, ठीक है, फिर इस तरीके से बढ़ते चले गए, तो बाद में धीमी होती जा रही है, ठीक है, गिरती जा रही है ना, गिरावट आती जा रही है, इस तरीके से गिरावट, ये यहाँ गिरावट आने लग गई। पहले सीखने की गति तीव्र थी बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि टाइम देखो, टाइम ज़्यादा नहीं बढ़ा था, इधर साइड में टाइम बढ़ता तो जब कहते टाइम देखो ज़्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन सीखने की गति ऊपर चली गई। और इसे कॉन्वेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इसे मिलाएंगे तो ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह दिखाई देगा ऐसे, ठीक है। दूसरा वो पहला वाला जो धनात्मक था वो कॉनकेव की तरह दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट है एस आकारीय या स्ट्रेट लाइन कर्व कहते हैं, जिसे सरल नहीं स्ट्रेट है, एस आकार वाला बाद में बताऊंगा मैं। ये है सबसे पहले सरल रेखीय, मैं बताना चाह रहा था, तो सरल रेखीय वाला है सबसे पहले, सरल रेखीय अधिगम वक्र, ये स्ट्रेट लाइन कर्व होता है। तो ठीक है, इसमें क्या होता है, ऐसा अधिगम वक्र जिसमें अधिगम की दर सदैव समान रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
देखो ये टाइम है, ये लर्निंग है और ये टाइम है। ये सरल वर्क, बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है कि भाई लाइन बिल्कुल फिक्स है कि हमें इतना सीखना है, इस तरीके से चलती रहती है। इसमें ना कोई कमी आती है ना ही ये बढ़ोतरी होती है, इसमें बिल्कुल फिक्स होता है। फिर नेक्स्ट क्या दी हुई है, एस आकारीय अधिगम वक्र, मिक्स कर्व जैसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, अधिगम वक्र, अधिगम की दर प्रारंभ में धीमी, फिर तीव्र, फिर धीमी, फिर तीव्र, इस तरीके से घटती बढ़ती रहती है, स्थिरता नहीं आती इसमें। तो ये देखो, ये टाइम, ये लर्निंग और ये टाइम, इस तरीके से पहले देखो बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर इस तरीके से ऐसे चलती रहती है। इसे कहते हैं एस आकारीय, ये एस की तरह बन जाता है ऐसे। और एक ये चीज और देख लेना, अधिगम पठार, ये बहुत देखने को मिल जाता है। जब अधिगम की दर में लंबे समय तक स्थिरता की स्थिति हो, मतलब फिक्स चल रहा हो, ना तो अधिगम वक्र में चढ़ाव आ रहा हो और ना ही अधिगम वक्र में उतार आ रहा हो, तो उसे कहते हैं, मतलब किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो, उसे कहते हैं अधिगम का पठार। ठीक है, ना तो ज़्यादा हम बढ़ पा रहे हैं ना ही घट पा रहे हैं, ठीक है, उसे अधिगम का पठार कहते हैं। फिर बढ़ते हैं जी आगे, और ये हमारा बिल्कुल इसमें लास्ट रहेगा, स्थानांतरण या अंतरण के प्रकार, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो ये क्या है, टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अधिगम, अंतरण, स्थानांतरण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, एक सकारात्मक, नकारात्मक, फिर होता है शून्य स्थानांतरण। ठीक है, सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय में सहायक होता है, तो इसे सकारात्मक या धनात्मक या अनुकूल स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, जैसे एक टेनिस खेलने वाले व्यक्ति को बैडमिंटन खेलना आसानी से आ जाता है। गणित का अधिगम भौतिकी के जो मैथ है वो फिजिक्स में काम आता है। ठीक है, इस तरीके से जब एक चीज़ हमारे पास कुछ है और उसका यूज हम किसी दूसरी उसमें कर सकते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं सकारात्मक सीखना। उसको क्या कहेंगे, सकारात्मक सीखना, सकारात्मक स्थानांतरण। ठीक है, ट्रांसफर वो पॉजिटिव वे में है। फिर देखेंगे नकारात्मक या ऋणात्मक या निषेधात्मक स्थानांतरण ऑफ लर्निंग। ठीक है, इस तरीके से इसमें क्या होता है, जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय में बाधा बन जाता है, तो इसे नकारात्मक, ऋणात्मक, प्रतिकूल स्थानांतरण कहते हैं। और इसमें कैसे, अंग्रेजी कीबोर्ड पर अंग्रेजी टाइपिंग सीखने के बाद हिंदी टाइपिंग में बाधा आती है, बिल्कुल ठीक है। तेज चलने का अभ्यास दिल की बीमारी की स्थिति में बाधक होता है। बेटी की शादी से पहले सलवार सूट पहनती थी, अच्छा हाँ, ये भी तो नेगेटिव में ही आएगा, लेकिन शादी होने के बाद उसे साड़ी या घूंघट में रहना पड़ता है, यह स्थिति भी उसके लिए बाधक है। ठीक है, एग्जाम्पल में कह सकते हैं इसलिए। और सीखने में एक लास्ट है शून्य स्थानांतरण। ठीक है, जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय में न तो सहायक होता है न ही बाधक होता है, वो ना तो हमारे लिए पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव, ना तो वो हमारे लिए कोई मतलब पॉजिटिव वे में काम कर रहा है ना ही हमारा कुछ नुकसान कर रहा है, तो वो होता है शून्य स्थानांतरण। तो इस तरीके से कह सकते हैं, क्या कहा है, कबीर जी के दोहे, राम रहीम के दोहे को याद करने में न तो सहायता करते हैं और न ही बाधा डालते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। भौतिक विज्ञान का ज्ञान संस्कृत की समस्या को हल नहीं कर सकता। हाँ ठीक है बिल्कुल। तो ये साथियों कुछ अधिगम के अन्य सिद्धांत भी दिए। थ्योरीज ऑफ लर्निंग के कुछ अन्य हैं। समरूप तथ्यों का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। सामान्य विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा। संयोजनवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक। स्थानांतरण का सिद्धांत थॉर्नडाइक। अवयववादी सिद्धांत कोहलर, कोप्पा, वर्दीमर। आदर्शों एवं मूल्यों का सिद्धांत WC बागले। और सामान्यीकरण का सिद्धांत चार्ल्स जुड। बाकी ये आते तो हैं नहीं, बाकी इनमें थोड़ा थोड़ा नज़र मार लेना। तो साथियों इसी तरीके से बने रहिए, वीडियोस में देखते रहिए हमारी क्लासेस। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं यही कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने जो फ्रेंड सर्कल में तुम्हारे यार दोस्त हैं जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास वीडियोज़ को शेयर करते रहें ताकि उन्हें आगे की एजुकेशनल वीडियोज़ की, टीचिंग से रिलेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।